दुनिया बदल चुकी है। अब हर इंसान उस आखिरी जानवर में बदल जाता है जिसे उसने खाया होता है। कुछ लोगों ने ब्लैक मांबा निगल लिया और रातों रात ब्लैक ड्रैगन बन गए। उनकी लड़ने की ताकत बिल्कुल पागलपन वाली थी। कुछ लोगों ने बीफ नूडल्स खाए और वे बन गए बैल जैसे राक्षस। उनकी ताकत राक्षसी थी और मैंने केएफसी ऑर्डर किया था और मैं बन गया मुर्गे के सिर वाला इंसान। मुझे बस दो एबिलिटीज मिली, कुकड़ू कू करना और बेवकूफों की तरह नाचना। लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चला। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बीस्ट अपोकैलिप्स में मैं बहुत ही बुरी तरह मर गया। लेकिन फिर मैंने अपनी आंखें खोली। मैं दोबारा जन्म ले चुका था। तारीख थी 28 अगस्त, यानी उस दिन से 3 दिन पहले जब दुनिया में बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला था। मेरे पिछले जीवन में 1 सितंबर शाम 6:07 बजे अचानक सूरज और चांद दोनों खून की तरह लाल हो गए और उसी भयानक दृश्य के साथ अपोकैलिप्स शुरू हो गया। वो नजारा इतना डरावना था कि लोगों की रूह तक कांप गई थी। उस समय मैंने एक ही दिन में 2 बार केएफसी खाया था। उस याद को सोचकर आज भी मेरा पेट मरोड़ने लगता है, क्योंकि उसके बाद मैं बन गया था मुर्गे के सिर वाला इंसान और उस अफरा तफरी में मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। उस समय किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग बस इतना जानते थे, वे उसी आखिरी जानवर में बदल गए जिसे उन्होंने खाया था। लेकिन अगर किसी ने उस दिन कई अलग अलग जानवर खाए हों तो उसे उनकी कई एबिलिटीज एक साथ मिल सकती थीं। ये सोचते ही मेरे दिमाग में अनगिनत आइडिया आने लगे। पैंगोलिन की डिफेंस, उल्लू की नाइट विजन, डॉल्फिन की इकोलोकेशन और भेड़िए की तेज इंद्रियां। इस बार मैं बनूंगा बीस्ट किंग। लेकिन एक समस्या थी, मेरे सारे पैसे दादाजी के अस्पताल के बिलों में खत्म हो गए थे। कबाड़ बेच बेच कर मैंने मुश्किल से $3000 बचाए थे, जो बिल्कुल भी काफी नहीं था। इसलिए मैंने हर जगह से ऑनलाइन लोन लेना शुरू कर दिया। एल्गोरिदम जानते थे कि मैं एक गरीब अनाथ हूं। उन्हें डर था कि मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। इसलिए मेरी लिमिट बस $50,000 तक ही थी। लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी होगा। मैंने तुरंत अपनी शॉपिंग लिस्ट बनानी शुरू की। सबसे पहले उल्लू। उसकी नाइट विजन के अलावा उसकी सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक ईल, जो 800 वोल्ट का करंट छोड़ सकती है। सीधे शब्दों में यह लगभग तूफान के देवता थॉर जैसी ताकत है। ताकत के लिए मैं खरीदने वाला हूँ बुलेट चींटियों का एक बैच। अब बारी डिफेंस की। पैंगोलिन, मगरमच्छ, कछुआ, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ा जा सकता। ओह, मैं लगभग एक चीज भूल ही गया था, टार्डिग्रेड। यह एक ऐसा जीव है जिसे तब तक मारना लगभग नामुमकिन है जब तक सूरज फट न जाए। यह ऐसे ऐसे खतरनाक वातावरण में भी जिंदा रह सकता है जिन्हें इंसान सोच भी नहीं सकता। इसे उबाल दो, कुचल दो, यहां तक कि अंतरिक्ष में फेंक दो, फिर भी यह जिंदा रहता है। ये तो न्यूक्लियर रेडिएशन से भी नहीं मरता। अगर मुझे इसकी एबिलिटी मिल जाए तो मैं अजेय बन जाऊंगा। मुझे पता था कि टार्डिग्रेड अल्ट्रावायलेट लाइट से डरते हैं, इसलिए मैंने तुरंत एक प्लान बनाया। मैं काई को बेट की तरह इस्तेमाल करूंगा, उन्हें वहीं बढ़ने दूंगा और फिर यूवी लाइट से खत्म कर दूंगा। तभी तैयारी करते समय मुझे एक छिपकली दिखाई दी। इसमें रिजनरेशन एबिलिटी होती है। अगर इसे टार्डिग्रेड की इमॉर्टैलिटी और सैलामेंडर की रिकवरी एबिलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो यह बन जाएगा अल्टीमेट कॉम्बो। इसके बाद मैं स्कूल के लैब में गया और वहां से एक माइक्रोस्कोप चुरा लिया। लेंस के नीचे टार्डिग्रेड मोटे मोटे कीड़ों जैसे दिख रहे थे। करीब 50 थे, लेकिन वे बहुत छोटे थे। मुझे सैकड़ों चाहिए थे। समय कम था, इसलिए सबसे पहले मैंने ऑनलाइन एक एंट कलेक्टर से संपर्क किया। जैसे ही मैंने बुलेट चींटियां देखी, मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत 50 ऑर्डर कर दिए। हर एक की कीमत थी $400, यानी कुल $20,000। मैंने बिना झिझक पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने कुछ मरी हुई चींटियां भी खरीदी। फिर मेरी नजर दो अजीब बीटल्स पर पड़ी। सेलर ने बताया कि ये आयरन क्लैड बीटल्स हैं जो अमेरिका से लाए गए हैं। अगर इन्हें जोर से कुचल दो या कार से भी कुचल दो तो भी इन्हें कुछ नहीं होता। इनका एक्सोस्केलेटन इतना मजबूत है कि ये अपने वजन से 40,000 गुना ज्यादा दबाव सह सकती हैं। ये सुनकर मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई। मेरे पिछले जीवन में जो लोहे जैसे राक्षस सब पर राज कर रहे थे, शायद वे इन्हीं से बने होंगे। लालची डीलर दोनों के $18,000 मांग रहा था। आखिरकार मोल भाव करके मैंने कीमत $15,000 कर दी। फिर मैंने उससे पूछा क्या वह किसी ऐसे इंसान को जानता है जो इलेक्ट्रिक ईल बेचता हो। उसने कुछ कॉल किए और कहा कि वह एक ईल डीलर को जानता है। मैंने बिना सोचे $10,000 और खर्च कर दिए। डीलर मन ही मन हंस रहा था। उसे लग रहा था कि उसे कोई बेवकूफ मिल गया है। लेकिन मेरा चेहरा गंभीर था, क्योंकि अपोकैलिप्स आने वाला था और उस दुनिया में पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है। अब मुझे सिर्फ एक उल्लू चाहिए था। बिना नाइट विजन के रात में जीना नरक होगा, इसलिए मैं तेजी से बर्ड मार्केट में खोजने लगा। आखिरकार मुझे एक उल्लू मिल ही गया। मैंने बिना झिझक
$3000 दे दिए। अब मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार थे। मैंने तुरंत उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार लोग जिस जानवर को खाते हैं उसके मांस की बची हुई ऊर्जा शरीर के अंदर रिलीज होती है और वही ऊर्जा बीस ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनती है। लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद भी मैं अभी तक इसका असली कारण समझ नहीं पाया था। आखिरी दिन सबसे पहले मैंने अपने कीमती टाडी ग्रेड्स को चेक किया, फिर अपना बैलेंस देखा। मेरे पास सिर्फ $6000 बचे थे। मैं एक ब्लैकस्मिथ की दुकान पर गया और अपना हथियार चुना, एक भारी स्लेजहैमर। मैंने कुछ मगरमच्छ का मांस भी खरीदा और जब मैंने सैलामेंडर को देखा, मुझे पता था कि ये मेरे अमर होने की टिकट है। तभी मुझे मिस रिया का मैसेज आया। वह पूछ रही थी क्या मैंने स्कूल से माइक्रोस्कोप लिया है। लगता है मैंने स्कूल की सिक्योरिटी को कम आंका था, लेकिन मुझे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। दादाजी की मौत के बाद मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। फिर भी अपने दोस्तों की चिंता देखकर मैंने एक फैसला लिया। आज मैं उन्हें आखिरी बार खाना खिलाऊंगा। उधर मिस रिया भी बहुत चिंतित थीं। उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरी हालत के बारे में पूछा। उनकी आवाज सुनकर मेरे मन में अजीब सी भावनाएं उठने लगीं। मेरे पिछले जीवन में इस नर्म दिल और खूबसूरत टीचर ने अपने छात्रों को बचाने के लिए अपने ही शरीर को ढाल बना लिया था और अंत में वह एक दुखद मौत मारी गईं। उस समय उन्होंने पोर्क खाया था और वह बन गई थीं स्वर के चेहरे वाली इंसान। ये याद आते ही मैं तुरंत उन पर चिल्लाता हूँ, कोई भी पोर्क मत खाना। यही मेरे लिए तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होगी। मेरी बात सुनकर वह हैरान हो जाती है। तब मैं बहाना बनाकर कहता हूँ कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू फैल रहा है। उन्हें चेतावनी देने के बाद मैं अपने इंग्रेडिएंट्स पकाना शुरू करता हूँ। मैं चींटियों को उबालता हूँ और उन्हें चॉकलेट में मिलाता हूँ। कठोर बीटल्स को मैं ओवन में डाल देता हूँ जब तक कि वे कुरकुरे ना हो जाएं। इन सारे अजीब इंग्रेडिएंट्स को मैं किसी तरह एक खाने जैसी चीज में बदल देता हूँ, लेकिन मुझे इसे खाने की कोई जल्दी नहीं है। इसके बजाय मैं एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहां ब्रैज रैबिट हेड की 7 प्लेट ऑर्डर करता हूँ। खरगोश की फुर्ती और नाइट विजन मेरे दोस्तों के जीवित रहने की संभावना बढ़ा देगी। मेरे क्लासमेट्स सभी मेरे स्कूल छोड़ने को लेकर चिंतित हैं। मिस रिया खास तौर पर बहुत उदास दिख रही हैं, लेकिन मेरी जिद के आगे वे लोग मुझे मनाना छोड़ देते हैं और हम सब आखिरी बार साथ बैठकर खाना खाते हैं। मेरे पिछले जीवन में हम में से ज्यादातर मर गए थे। एक तरह से ये सच में हमारा आखिरी अलविदा है। मैं माहौल हल्का करने की कोशिश करता हूँ। चलो सब लोग खाना शुरू करो, इतना उदास मत बनो। मेरी व्यवस्था के अनुसार सब लोग खरगोश का मांस खाते हैं और अंत में मैं उन्हें चींटियों वाली चॉकलेट डेजर्ट के रूप में देता हूँ। अब मेरे दोस्त खुद को बचा सकेंगे। अब बस 2 घंटे बचे हैं और अब समय है मेरी दावत का। चलो इसे शुरू करते हैं। रीजनरेशन एबिलिटी पाने के लिए चाहे ये कितना भी घिनौना क्यों ना हो, मुझे सब कुछ निगलना ही होगा। इस उल्टी जैसा लगने वाला खाना जबरदस्ती खाने के बाद मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन होने में अभी भी 1 घंटा बाकी है, लेकिन मेरा पेट भयानक दर्द से तड़प रहा है। मेरे पिछले जीवन में दोपहर 3 बजे के बाद हर इंसान को तेज दर्द महसूस होने लगा था, लेकिन अभी यह आपदा नहीं है, ये तो फूड पॉइजनिंग है। इतनी सारी योजना बनाने के बाद भी मैं यह बात भूल गया था, लेकिन अगर मैं बस थोड़ा और सहन कर लूं और रीजनरेशन एबिलिटी मिल जाए तो मैं बच जाऊंगा। धीरे धीरे ये दर्द भरा इंतजार आगे बढ़ता है और तभी सूरज फिर से खून जैसा लाल हो जाता है। बिल्कुल मेरे पिछले जीवन की तरह आपदा आ चुकी है। दर्द ठीक समय पर शुरू हो जाता है। मेरी चीखों के बीच मेरे शरीर का हर हिस्सा अकल्पनीय बदलावों से गुजरने लगता है। जब मैं बेहोशी से जागता हूं तो दर्द गायब हो चुका होता है, लेकिन मेरे शरीर की हर कोशिका जैसे फटकर दोबारा बन रही हो। मेरी पीठ तेजी से ऐंठने लगती है, मेरे हाथों और पैरों की नसें फूल जाती हैं, मेरी पांचों इंद्रियां धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं और मुझे अपने दादाजी का चेहरा दिखाई देता है। क्या दोबारा जन्म लेने के बाद भी मैं शुरुआत में ही मरने वाला हूँ? उधर पूरी दुनिया में भयानक बदलाव हो रहे हैं। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे कि वे राक्षस बन चुके हैं। पूरी दुनिया अराजकता में डूब चुकी है। मिस रिया जब जागती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका चेहरा खरगोश के फर से ढक चुका है। तभी जमीन के नीचे से एक भूकंप जैसी गर्जना सुनाई देती है और अगले ही पल एक भयंकर विस्फोट होता है। धुआं तेजी से कमरे में भर जाता है, जिससे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाता है। ऊपर से पानी बारिश की तरह गिरने लगता है। मेरी शक्ल में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही पानी मेरी मांसपेशियों को छूता है, वे लोहे के कवच की तरह कठोर हो जाती हैं। मेरे चेहरे पर कभी कभी मछली के पंख उभर आते हैं। टार्डिग्रेड की अमृता ने मुझे मौत से बचा लिया। इस समय मेरी नजर और सुनने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज हो चुकी है। भयानक भूख मुझे मजबूर कर देती है कि मैं अपने बिस्तर के पास रखे सारे स्नैक्स खा जाऊं। मेरा शरीर पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी
मेरा अभी कमजोर शरीर टाइटेनियम के दरवाजे के फ्रेम को कागज की तरह फाड़ सकता है। बुलेट चींटियों की ताकत सच में कमाल की है। अब मैं इलेक्ट्रिक ईल की शक्ति आजमाने के लिए उत्साहित हूँ। लेकिन मैं जो भी करता हूँ, कोई भी करंट नहीं निकलता। तभी बाहर के कॉरिडोर में आग भड़क उठती है। आग बहुत भयानक है। ये पहले ही फ्लैशओवर कंडीशन तक पहुंच चुकी है। मैं दरवाजा खोलकर बाहर झांकता हूँ। बाहर हर तरफ आग का समंदर है। हवा जलती हुई गर्म है। मैं सोचने लगता हूँ, क्या मुझे 16वीं मंजिल से कूद जाना चाहिए? इसके बाद मैं छत पर लगी स्काईलाइट तोड़ देता हूँ। तभी अचानक मेरे शरीर की मांसपेशियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। अब सब कुछ किस्मत पर दांव लगाने का समय है। मैं कूद जाता हूँ और उसी निर्णायक पल में मेरी पीठ से ब्लेड जैसे पंख निकल आते हैं। मैं हवा में एक विशाल पक्षी की तरह उड़ने लगता हूँ। ये देख मेरे चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। ये तो कमाल है। इस जीवन में आसमान भी मेरा है और जमीन भी। मैं एक खुले इलाके में उतरता हूँ और नीचे की स्थिति देखने लगता हूँ। लोग मेरे खतरनाक रूप को देखकर दंग रह जाते हैं। कोई चिल्लाता है, ये तो चलता फिरता मेका रोबोट लगता है। क्या ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ है? ये इतना कूल क्यों दिख रहा है? दूसरा आदमी अपने पंख देखकर कहता है, इसके सामने तो मेरे पंख मुर्गे के पंख जैसे लग रहे हैं। ये सुनकर मैं अपने पंख समेट लेता हूँ। उड़ने में लगी भारी ऊर्जा की वजह से मैं हांफने लगता हूँ। मुझे जल्दी ऊर्जा भरनी होगी। उधर शहर के दूसरे हिस्से में शक्तिशाली बीस्ट ह्यूमन कमजोर लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। म्यूटेंट जानवर अकेले नागरिकों पर हमला कर रहे हैं। मैं अपना स्लेजहैमर उठाकर एक सुपरमार्केट की ओर बढ़ता हूँ। तभी मेरे सामने एक मोटा तगड़ा सुअर चेहरे वाला इंसान आ जाता है। वह मुझे घूरते हुए कहता है, बाहर सब जगह तबाही मची है, लेकिन तुम अभी भी इंसान जैसे क्यों दिख रहे हो? मैं उसे कोई जवाब नहीं देता। मैं बस उसके हाथ से भुना हुआ बतख छीन लेता हूँ और उसे पागलों की तरह खाने लगता हूँ। ये देखकर सुअर चेहरे वाला आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह चिल्लाता है, मेरा खाना छीनकर खाना चाहता है? मरने का शौक है क्या? और वह मुझ पर एक जोरदार मुक्के से हमला करता है। लेकिन मैं उसके गेंद जैसे पेट पर एक लात मारता हूँ। मेरी लात की भयानक ताकत से वह दर्जनों फीट दूर जा गिरता है। इतना जोरदार वार खाने के बाद भी उसे अपनी औकात समझ नहीं आती। वह फिर भी चिल्लाते हुए कहता है कि वह मुझे मार डालेगा। जैसे ही मुझे उसके मारने के इरादे का एहसास होता है, मेरे शरीर की शक्ति अचानक फट पड़ती है। मेरे सिर से दानव जैसे सींग उगाते हैं। अब जाकर वह स्वर चेहरे वाला आदमी डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैं एक बेहद खतरनाक राक्षस हूँ। वह तुरंत भीख मांगने लगता है, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, घबराओ मत, ये तो बस जरूरी डेटा कलेक्शन है। और अगले ही पल मैं एक हथौड़े के वार से उसे नरक का रास्ता दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं उसके पेट से एक बीस्ट कोर निकालता हूँ। उसकी ऊर्जा की शुद्धता कुछ खास नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैं बिना हिचकिचाए उसे निगल जाता हूँ, क्योंकि इस अपोकैलिप्स में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। सुअर चेहरे वाले आदमी से निपटने के बाद मैं सुपरमार्केट में पेट भरकर खाता पीता हूँ। जाने से पहले मैं कुछ खाना अपने साथ भी पैक कर लेता हूँ। अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करना सही नहीं है। मेरे लिए 30% ताकत बनाए रखना ही काफी है। जब लोग मुझे एक घड़ी की दुकान तोड़ते हुए देखते हैं तो वे भी लूटपाट शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे पता है, इस अपोकैलिप्स में जल्द ही सोने की कीमत बिस्किट से भी कम हो जाएगी। 1 महीने के अंदर यहाँ मौजूद आधे लोग या तो भूख से मर जाएंगे, या आपस में लड़कर मरेंगे, या फिर किसी और का खाना बन जाएंगे। तभी मुझे मिस रिया का मैसेज आता है। वह मेरे लिए बहुत चिंतित हैं। इस अपोकैलिप्स में चिड़ियाघर के जानवर भी बेहद खतरनाक हो चुके हैं। मैं दूर से उन्हें देखता हूँ और हमला करने का मौका तलाशता हूँ। यहाँ मिलने वाले बीस्ट कोर सड़क पर मिलने वाले कोर से काफी ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मेरे पिछले जीवन में टाइटन टाइगर अपोकैलिप्स के 5वें दिन दिखाई दिया था। उसने हर चीज तबाह कर दी थी। वह पागलों की तरह शिकार कर रहा था। इंसानों के पास कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यहाँ तक कि बंदूकें भी उसे रोक नहीं पाईं। सिर्फ 2 महीनों के अंदर 30 फीट ऊंचे राक्षस शहर में घूम रहे थे। लेकिन इस बार मैं उन्हें राक्षस बनने से पहले ही खत्म कर दूंगा। तभी जंगल में मुझे अचानक एक बूढ़ा आदमी मदद के लिए पुकारता हुआ दिखता है। मैं उससे पूछता हूँ, पहले मुझे बताओ, क्या जानवर म्यूटेट होकर बाहर निकल गए हैं? वह जवाब देता है, नहीं, बाघ अभी भी अंदर हैं। ये सुनते ही मैं अपना लक्ष्य तय कर लेता हूँ और तुरंत लोहे की जाली फाड़ चिड़ियाघर के अंदर जाता हूँ। तभी एक म्यूटेटेड वुल्फ मैन मेरी ओर दौड़ता है। मैं बस एक हथौड़े के वार से उसे दूर उछाल देता हूँ। तभी पीछे से नुकीले दांत वाला बंदर मुझ पर हमला करता है। वह मुझे एक मुक्का मारता है, लेकिन मुझे जरा भी चोट नहीं लगती। मैं गुस्से से कहता हूँ, छुपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे जमीन पर पटक देता हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ
तो पता चलता है कि पूरा चिड़ियाघर म्यूटेटेड बंदरों से भरा हुआ है, लेकिन मेरे लिए वे सब बस कचरा हैं। मैं एक एक करके हर बंदर को हथौड़े से गिरा देता हूँ और भी कई बंदर बेवकूफों की तरह मेरी ओर दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी मेरे एक वार को भी सहन नहीं कर पाता। कुछ ही देर में मैंने काफी सारे बीस्ट कोर इकट्ठा कर लिए। इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है और इनकी ताकत मेरे शरीर के साथ अच्छी तरह मेल खा रही है। जब मैं इन्हें अवशोषित करता हूँ तो मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के पास एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। क्या यह पूंछ उगने की शुरुआत है? मैं तुरंत पूरी ताकत से इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पूंछ एक कमजोरी बन सकती है। मैं पसीने से भीग जाता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं इसे दबाने में सफल हो जाता हूँ। अभी मेरे शरीर की ऊर्जा बहुत ज्यादा ताकतवर है और मेरा मानसिक नियंत्रण इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। शायद जानवरों के दिमाग खाने से मेरा नियंत्रण बेहतर हो सकता है। इसी बीच मुझे एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। एक सफेद बाघ और एक विशाल हनी बैजर आपस में लड़ रहे हैं। उन बीस्ट कोर को निगलने के बाद मैंने अपना पूर्ण रूप अनलॉक कर लिया है। मेरे शरीर से बिजली चमकने लगती है। मैं एक लात मारकर हनी बैजर को दूर फेंक देता हूँ। मुझे जो खरोंचें लगती हैं, वे तुरंत ठीक हो जाती हैं। एक और लात मारते ही वह पूरी तरह अपाहिज हो जाता है। इसके बाद मैं चिड़ियाघर में ही बारबेक्यू पकाना शुरू कर देता हूँ। जैसा मैंने सोचा था, मांस की खुशबू भेड़ियों के झुंड को खींच लाती है। भेड़िए पागलों की तरह मुझे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुझे छूते हैं, वे तुरंत बिजली के झटकों से झुलस जाते हैं। बारबेक्यू खाते खाते मेरे शरीर में एक पूंछ उगाती है, लेकिन ये मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। मैं मुस्कुराते हुए भेड़ियों से कहता हूँ, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो वापस जाने की मत सोचो। अब वार्म अप खत्म। मैं सीधे भेड़ियों के झुंड पर हमला कर देता हूँ, लेकिन ये खूंखार भेड़िए भी मेरे सामने एक पल भी नहीं टिक पाते। मैं सोचता हूँ, चलो अब बीस्ट ह्यूमन की डिफेंस लिमिट भी टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मुझे तेज दर्द महसूस होता है, मेरा शरीर रक्षा प्रतिक्रिया में हाई वोल्टेज करंट छोड़ देता है और तुरंत 2 ग्रे वुल्फ झुलस जाते हैं। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं अब साधारण म्यूटेंट जानवरों से नहीं डरता। साथ ही मैंने काफी सारे बीस्ट कोर भी हासिल कर लिए हैं। अगर मैं अपने अल्टीमेट फॉर्म तक पहुंच गया तो ये लोग मेरी स्किन पर खरोंच भी नहीं लगा पाएंगे। मैं अपने मैसेज चेक करता हूँ। मेरे दोस्त मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा हुआ तुमने हमें वह दावत खिलाई थी। मिस रिया भी मैसेज करती हैं। बाहर पूरी तरह अराजकता है। खाना जमा करो, छिप जाओ और रेस्क्यू का इंतजार करो। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि यह सोच कितनी मासूम है, क्योंकि इस अपोकैलिप्स का पहला नियम यही है कि यहाँ कोई नियम नहीं है। तभी बंदर का दिमाग खाने के बाद मेरा नियंत्रण सच में बेहतर हो गया है। अब मैं हल्के हल्के अपने शरीर की पावर को महसूस कर सकता हूँ। अब जब मेरे पास एक बेसिक फ्रेमवर्क है, तो अगला कदम है कमजोरियों को खत्म करना। समय देखकर मैं जंगल के और अंदर चला जाता हूँ। तभी मुझे अपने दोस्त का मैसेज मिलता है। वह मदद मांग रहा है। मैं उसे इस दुनिया की हकीकत दिखाने का फैसला करता हूँ। मैं कहता हूँ, ताकत पाने का एक ही रास्ता है, शिकार करना। लेकिन यह भ्रष्टाचार की शुरुआत भी है। यह सुनकर मेरा दोस्त जोखिम उठाने का फैसला करता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि म्यूटेंट जानवरों को खाने से वास्तव में ताकत मिलती है। अब उनके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जिंदा रहने के लिए वे आखिरकार शिकार करना शुरू कर देते हैं। जंगल में चलते हुए अचानक मुझे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। मैं देखता हूँ कि एक विशाल हॉर्स फ्लाई एक गैंडे का खून चूस रही है। इस चीज की रिसर्च वैल्यू शायद एक बीस्ट कोर से भी ज्यादा हो सकती है। एक झपकी भर में ही वह पूरा गैंडा खाली कर देती है। इस जीव में आकार बढ़ाने की क्षमता और सब कुछ देखने वाली कंपाउंड आंखें दोनों मौजूद हैं। इससे निपटना आसान नहीं होगा। मेरे पास इसे मारने के लिए सिर्फ एक मौका है। मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सफेद गर्दन को खुला छोड़ देता हूँ, क्योंकि यह जीवन ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जल्द ही वह घिनौना जीव मेरी ओर खींच आता है। उसी समय मैं अचानक अपनी आंखें खोल देता हूँ और उसकी हर हरकत पर नजर रखता हूँ। अचानक मैं उसकी पतली काली टांगें पकड़ लेता हूँ, फिर उसे जोर से जमीन पर पटक देता हूँ और बेलों से उसे कसकर बांध देता हूँ। मैं हंसते हुए कहता हूँ, तू तो गैंडे का भी खून चूस लेता है। मैं उसे जल्दी से उस सफेद बाघ के पास ले जाता हूँ जिसे मैंने पहले मारा था। मैं देखता हूँ कि खून पीते पीते उसका पेट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यह देखकर मैं उत्साहित हो जाता हूँ। जैसे ही उसका पेट भर जाता है, मैं उसके फूले हुए शरीर को अपनी ओर खींच लेता हूँ। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों को सहलाता हूँ। मेरे हाथों में बिजली की चिंगारियां चमकने लगती हैं। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, फसल पक चुकी है, अब कटाई का समय है। मुझे दोष मत देना, यह अपोकैलिप्स का नियम है। अगले ही पल मेरी ताकत से उस हॉर्स फ्लाई का सिर धड़ से अलग हो जाता है और मुझे मिल जाता है एक हाई क्वालिटी बीस्ट कोर, जैसा मैंने चाहा था। मैं उसे तुरंत निगल जाता हूँ और तभी मेरी पूंछ पर एक कठोर जहरीला डंक उग आता है। अब मुझे हॉर्स फ्लाई की खून चूसने वाली सुपर पावर मिल गई है। ये एहसास सच में कमाल का है।
मुझे अब खून से अपना मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी। ये वाकई शानदार है। अब मुझे यहाँ की हर चीज साफ करनी होगी। उधर मेरे दोस्त मुझे देख लेते हैं। वे लगातार कमेंट कर रहे हैं, वाह कितना बड़ा पक्षी है, काश हमारे पास भी पंख होते। कुछ देर बाद वे लोग चिड़ियाघर पहुंचते हैं। वहां हर जगह बंदरों की लाशें पड़ी होती हैं। उनके दिमाग निकाल लिए गए हैं और खून पूरी तरह सूखा हुआ है। ये देखकर वे सोचते हैं ये काम जरूर किसी टीम का होगा। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब वे देखते हैं कि बाघ का खून भी पूरी तरह निकाला जा चुका है। वे डर कर कहते हैं, क्या यहाँ कोई वैम्पायर है? उधर हवा में उड़ते हुए मुझे अचानक छींक आ जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चिड़ियाघर से एक छोटा पांडा उठा लिया था। मैं उसे एक बीस्ट कोर खिलाने की कोशिश करता हूँ और हैरानी की बात, उसके पहले से नंगे शरीर पर तुरंत काले और सफेद फरूग आते हैं। मैं सोचने लगता हूँ, मैंने तो टाइगर का बीस्ट कोर निकला था, लेकिन मेरे अंदर कोई पक्षी या बिल्ली जैसी विशेषता नहीं आई। तो क्या पांडा का जीन ज्यादा ताकतवर है? खैर जो भी हो, मैं पांडा से कहता हूँ, उम्मीद है तू मुझे हैरान करेगा, वरना तेरा अंजाम उस हॉर्स फ्लाई से बेहतर नहीं होगा। पहले तुझे मोटा करूंगा, फिर तुझे भी मार दूंगा। मैं उसे अपनी पीठ पर लाता हूँ और दूर की ओर उड़ जाता हूँ। अब मुझे सुबह होने से पहले राजधानी के चिड़ियाघर को साफ करना है। तभी मुझे अपने दोस्त का मैसेज मिलता है। उसने लिखा है, हमने एक म्यूटेंट कुत्ता मार दिया। ये पढ़कर मैं राहत की मुस्कान देता हूँ। अपनी तेज उड़ान गति से मैं कुछ ही मिनटों में कैपिटल के चिड़ियाघर पहुंच जाता हूं। वहां के पिंजरे पूरी तरह टूट चुके हैं। जमीन पर एक विशाल भालू तांडव मचा रहा है और सैनिक एक विशाल बाघ से भी नहीं निपट पा रहे। लेकिन मेरे लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि ये भालू अभी और भी बड़ा होगा। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो यह टाइटन टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। वह चारों ओर सब कुछ तोड़ रहा है। सैनिक पूरी तरह बेबस हैं। ये देखकर मैं बिना डरे उसके सिर के ऊपर चक्कर लगाने लगता हूँ। फिर अचानक मैं एक भयानक बिजली का झटका छोड़ता हूँ और वह करंट सीधे उसके शरीर को चीर देता है। लेकिन अब भी ये खत्म नहीं हुआ। मैं उस विशाल भालू को पकड़ लेता हूँ और उसे ऊंचाई तक उड़ाकर ले जाता हूँ। फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता हूँ। जब धूल हटती है तो वह भालू मर चुका होता है। मुझे मिलता है एक हाई क्वालिटी ब्लैक बीस्ट कोर। काम खत्म होते ही मैं बिना पीछे देखे उड़ जाता हूँ। इस बीच पांडा मेरे 3 बीस्ट कोर खा चुका है, लेकिन वह अभी भी साधारण पांडा जैसा ही दिख रहा है। मुझे तुरंत लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया है और यह चीज तब तक नहीं चलती जब तक मैं इसे उठाकर न ले जाऊं। उधर मेरे दोस्त भी धीरे धीरे अपना नाम बनाने लगे हैं। एक विशाल सांप का कोर पाने के बाद वे बहुत खुश हैं, लेकिन अफसोस वे भयानक दिखने वाले राक्षस बन चुके हैं। समय बर्बाद किए बिना मैं तुरंत एक्वेरियम की ओर बढ़ता हूँ। मुझे पता है, जहाँ जमीन नरक बन चुकी है वहीं समुद्र असली शिकारी पैदा करता है। यहाँ का जीवित रहने का दबाव सिर्फ राक्षस नहीं बनाता, बल्कि असली शिकारी पैदा करता है। कांच के पीछे एक विशाल मछली एक्वेरियम के मजबूत कांच को तोड़ने ही वाली है, लेकिन मैं उस पर तुरंत हमला नहीं करता। इसके बजाय मैं फ्रीजर रूम में चला जाता हूँ। वहाँ पेंगुइन की लाशें बिखरी पड़ी हैं। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ, मुझे असली अपराधी मिल जाता है, एक म्यूटेटेड सी लायन। मैं तुरंत अपना बीस्ट फॉर्म एक्टिवेट करता हूँ और उसका सामना करता हूँ। मेरे रेत की बोरियों जैसे मुक्के सीधे उसके चेहरे पर पड़ते हैं। फिर मेरे पंजे उसकी त्वचा में गहराई तक घुस जाते हैं। उसी समय हाई वोल्टेज करंट उसे तुरंत मार देता है। अंत में मैं अपनी पूंछ उसके शरीर में घुसाकर उसका खून चूसना शुरू कर देता हूँ। तभी मैं देखता हूँ एक और सी लायन भागने की कोशिश कर रहा है। मैं तुरंत उड़कर उसका पीछा करता हूँ और आखिरकार उसे पकड़कर उसका बीस्ट कोर निकाल लेता हूँ। कम क्वालिटी वाले कोर मैं पांडा को दे देता हूँ। उसका पेट तेजी से फूलने लगता है, लेकिन उसकी शक्ल में फिर भी कोई बदलाव नहीं आता। गुस्से में मैं उसे दूर फेंक देता हूँ और कहता हूँ, सच में तुझसे अच्छा तो मैं कछुआ पाल लेता। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, लेकिन पांडा मेरे पीछे पीछे आकर मेरी टांग को कसकर पकड़ लेता है। उधर सैनिक जंगल की जांच कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि वे विशाल राक्षस सब मारे जा चुके हैं और उनके घाव बंदूक से हुए नहीं लगते। उनकी त्वचा, जिसे गोलियां भी नहीं भेद सकती थीं, आर पार छेदी गई है। एक सैनिक कहता है, क्या यह वही पंखों वाला प्राणी हो सकता है जिसका जिक्र रिपोर्ट में था? भले ही उसके पास मगरमच्छ जैसी ताकत हो, लेकिन इवोल्यूशन में समय लगता है। ये दक्षता तो अविश्वसनीय है। दूसरा सैनिक कहता है, और वह हमेशा पेट ही क्यों चीरता है? किसी को याद आता है, डॉक्टर चेन की रिपोर्ट में भी पेट के सैंपल लेने की बात कही गई थी। ये शिकार नहीं लगता, बल्कि रिसर्च जैसा लगता है। ये सोचकर सैनिक भी एक म्यूटेंट बैल पकड़ लेते हैं और उसे काट कर जांच करते हैं। जब वे उसका पेट खोलते हैं तो उन्हें सच में एक सुनहरा बीस्ट कोर मिलता है।
कप्तान बिना सोचे उसे तुरंत निगल लेता है और अगले ही पल उसके शरीर में भयानक ऊर्जा दौड़ने लगती है। कप्तान को आखिरकार डॉक्टर चेन की चाल समझ में आ जाती है। उसने उन्हें बीस्ट कोर का राज नहीं बताया, बल्कि उन्हें म्यूटेंट जानवरों से लड़ने के लिए भेजा और कोर उसे जमा कराने के लिए कहा। तो अपोकैलिप्स के बाद मानव स्वभाव इतना टेढ़ा हो जाता है। ये सोचकर कप्तान फैसला करता है कि वह अपनी टीम को लेकर सबसे पहले एक्वेरियम के बीस्ट कोर हासिल करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैं पहले ही पूरे एक्वेरियम का सफाया कर चुका हूँ और काफी दौलत जमा कर चुका हूँ। आखिरकार पांडा को साथ लेकर मैं रिसर्च रूम में पहुंचता हूँ और उस प्यारी जेलीफिश को थोड़ी इलेक्ट्रोथेरेपी देता हूँ। यहाँ से सब कुछ लूटने के बाद मैं जाने ही वाला था कि तभी मुझे बाहर सैनिकों की आवाजें सुनाई देती हैं। नीचे झांक कर देखता हूँ, वे अंदर घुसने ही वाले हैं। लेकिन मुझे जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी भी दो जगहें बाकी हैं। पहली, डॉल्फिन एरिया, दूसरी मेन टैंक की मछलियां। सुबह होने से पहले मुझे यहाँ की हर चीज साफ करनी होगी। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सभी डॉल्फिन म्यूटेट होकर पागल कठपुतलियाओं बन चुकी हैं। वे बस एक दूसरे को मार रही हैं। तो फिर शांति से मर जाओ। मैं तुरंत अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता हूँ और पानी में छलांग लगा देता हूँ। एक बहरे कर देने वाला धमाका होता है और नजरा काफी खूनी हो जाता है। कुछ ही देर में मैं सभी डॉल्फिन को मार देता हूँ। उनसे मिलने वाले नीले बीस्ट कोर इतने साफ और खूबसूरत हैं कि देखने लायक हैं। जब मैं उन्हें अवशोषित करता हूं तो मेरी संवेदन शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक शांत समुद्र के बीच खड़ा हूं। उधर मूर्ख पांडा हैरानी से मुझे देख रहा है। मेरे शरीर में भयानक बदलाव होने लगते हैं। मेरी तेज इंद्रियां दूर से ही सैनिकों के कदमों की आवाज सुन सकती हैं। इसलिए मैं तुरंत मैन टैंक की ओर निकल जाता हूँ, क्योंकि सेना के कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगे। मुझे जल्दी करनी होगी। जैसा मैंने सोचा था, सेना जल्दी ही मेरा रास्ता रोक लेती है। मजबूर होकर मैं धीरे धीरे बाहर आता हूँ। मेरे साथ पांडा भी है। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, गोली मत चलाओ दोस्तों, मैं अच्छे लोगों में से हूँ। कप्तान मुझे शक भरी नजरों से देखता है। वह पूछता है, क्या तुमने म्यूटेंट जानवरों को काट कर देखा है? मैं तुरंत इनकार कर देता हूँ, मैंने नहीं, ये सब पांडा ने किया है। सैनिक हंसते हैं। क्या मजाक कर रहे हो? कप्तान कहता है, तुम्हारी शांति ही तुम्हें बेनकाब कर रही है। सच बताओ, क्या तुम्हें जानवरों के अंदर मौजूद बीस्ट कोर के बारे में पता है, जो इंसानों को म्यूटेट करके और ताकतवर बना सकते हैं? इसीलिए तुम खास तौर पर उनके पेट चीरते थे। मैं हल्की मुस्कान के साथ अपना बैग खोलता हूँ और कहता हूँ, क्या ये कोर खाए भी जा सकते हैं? तो मैंने तो 100-200 इकट्ठा कर लिए। तो क्या इसका मतलब मैं अब अजेय हूँ? मेरी बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन वे मेरी त्वचा को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मेरी ओर फेंका गया लोहे का जाल मैं आसानी से फाड़ देता हूँ। मैं जमीन से एक गोली उठाता हूँ और उसे सैनिकों की ओर फेंक देता हूँ। उसकी ताकत बंदूक से चली गोली जितनी ही होती है और जिद्दी कप्तान वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद कुछ घूंसों और लातों से मैं बाकी सैनिकों को भी जमीन पर गिरा देता हूँ। मैं ठंडी आवाज में पूछता हूँ, अब बताओ, तुमने अपने बीस्ट कोर कहाँ छिपाए हैं? एक सुअर चेहरे वाला सैनिक अपने साथी की हालत देखकर डर से चुप हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि कप्तान ने सारे कोर अपने पास जमा कर रखे थे, तो वह तुरंत गुस्से का नाटक करता है और कहता है, मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक नया प्लान आता है। मैं तुरंत उसे आदेश देता हूँ, अपने साथियों के शरीर काटो। जब वह देखता है कि उनके शरीर में भी बीस्ट कोर मौजूद हैं, तो वह पूरी तरह सन्न रह जाता है और फिर उसके चेहरे पर डर छा जाता है। वह कांपते हुए कहता है, हे भगवान, क्या यह दुनिया नरक बन चुकी है? बचे हुए समय में मैं मेन टैंक में कत्लेआम शुरू कर देता हूँ। एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क मेरे सामने आसानी से इधर उधर फेंकी जाती है। सैनिकों के हथियार हासिल करने के बाद लड़ाई और भी आसान हो जाती है। बाकी बचे दो सैनिक कहते हैं कि वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था, वे असल में मदद बुलाने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता यह भी मेरी योजना का हिस्सा है। चारा डाला जा चुका है, अब बस बड़ी मछली के आने का इंतजार है। अब मुझे अपनी ताकत और वजन बढ़ाना होगा। 100 से ज्यादा बीस्ट कोर निगलने के बाद मेरा पूर्ण रूप एक भयानक दानव राजा जैसा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं सावधान रहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा मेन टैंक खाली करना है। एक म्यूटेटेड विशाल शार्क सीधे मेरी ओर हमला करती है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मेरे हाई वोल्टेज को नमस्ते कहो। अब जब मैं मुक्का मारता हूँ, तो चाहे उसकी त्वचा कितनी भी मोटी हो, वह आर पार छिद जाती है और फिर शुरू होता है खून से ऊर्जा भरने का आनंद। कुछ ही देर में मैं पूरा मेन टैंक साफ कर देता हूँ और अब मेरे पास बीस्ट कोर का एक विशाल ढेर है। मैं पांडा को देखकर कहता हूँ,
कमाल है, मेहनत सिर्फ मैं कर रहा हूँ, ये पांडा कुछ भी नहीं करता। अब तक तो कोई सुअर भी काटने लायक मोटा हो जाता। अगर आज भी तूने ग्रोथ नहीं दिखाई तो मैं तुझे पकाकर खा जाऊंगा। इसके बाद मैं उसे लेकर शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर पहुंचता हूँ। मैं उससे कहता हूँ, यहीं रहना, कहीं मत जाना, वरना रात का खाना तू ही बनेगा। फिर मैं सीधे सेना के अड्डे की ओर उड़ जाता हूँ। मुझे देखते ही एक बैल चेहरे वाला सैनिक अलार्म बजा देता है और सैनिक मुझे घेर लेते हैं, लेकिन तभी उनका कप्तान उन्हें रोक देता है। वह कहता है, दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस अपोक्लिप्स में उड़ सकने वाला इंसान सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमारे पास गोलियां भी हैं और इलाका भी। हमें बस तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। फिर कुत्ते चेहरे वाला कप्तान मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। वह पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? उसका अजीब व्यवहार कुछ सैनिकों को शक में डाल देता है। वे देखते हैं कि जो जानवर वापस लाए गए हैं उन सबके पेट काटे गए हैं। यहाँ जरूर कोई गंदा राज छिपा है। कुत्ते चेहरे वाला आदमी मुझे रिसर्च सुविधा में ले जाता है। कहता है, हमें वायरस चेक करना होगा। जैसे ही डॉक्टर चेन मुझे देखते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। वे कहते हैं, कमाल का नमूना, मेरा मतलब कमाल का नौजवान। तुम्हारे ये पंख कैसे जागे? क्या तुमने ट्रांसफॉर्म होने के बाद म्यूटेंट जानवरों का मांस खाया? हमारी रिसर्च कहती है कच्चा मांस खाने से भी थोड़ी ताकत बढ़ती है। फिर वह मुझे एक अजीब वैक्सीन इंजेक्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन कुछ ही पलों में डॉक्टर चेन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि मेरी त्वचा बेहद कठोर हो चुकी है, इतनी कि एक छोटी सी सुई भी उसे भेद नहीं सकती। उसके हैरान होने का फायदा उठाते हुए मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। प्रोफेसर, ऐसे काम में हिचकिचाना नहीं चाहिए, इसे मवेशियों की तरह ट्रीट करो। इतना कहकर मैं उसे जमीन पर पटक देता हूँ और वही वैक्सीन सीधे उसके शरीर में घुसा देता हूँ। डॉक्टर चेन चीख उठते हैं। योजना उजागर होते ही भाड़े का कप्तान बिना हिचकिचाए मेरी पीठ पर गोली चलाता है, लेकिन मेरे वर्तमान शरीर की ताकत के सामने साधारण गोलियां बेकार हैं। वे मेरी त्वचा को खरोंच तक नहीं सकती। ये देखकर कप्तान हक्का बक्का रह जाता है। वह विश्वास नहीं कर पाता और पागलों की तरह मुझ पर गोलियां बरसाने लगता है। मैं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता हूँ, ना बचता हूँ ना हटता हूँ। कितनी भी गोलियां चलें, कोई भी मेरी त्वचा को नहीं भेद पाती। उल्टा रिबाउंस होकर कुछ गोलियां पास खड़े प्रोफेसर को ही घायल कर देती हैं। मैं एक मुक्का घुमाता हूँ और मेरे पैरों में विस्फोट जैसी ताकत फूट पड़ती है। सिर्फ एक पंच में भाड़े का कप्तान हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। प्रोफेसर के दो सहायक मेरे दोनों पंख पकड़ लेते हैं। वे मेरी हरकत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बस एक बार पंख फड़फड़ाता हूँ और दोनों दूर जा गिरते हैं। अब तक यह सिर्फ मेरा अंदाजा था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, ये लोग अब इंसान नहीं रहे। कोई हैरानी नहीं कि मेरी पिछली जिंदगी में सबसे पहले ताकत इन्हीं के हाथ आई थी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के दिन ही इन्होंने बीस्ट कोर खोज लिए थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी खोज लिया था कि इंसानों के अंदर भी बीस्ट कोर होते हैं। जहर के असर से डॉक्टर चेन पूरी तरह घबरा जाते हैं। वे पास पड़ा एक बीस्ट कोर उठाते हैं, उसे निगल कर जहर ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें यह मौका नहीं देता। मैं झटके से कोर उनके हाथ से छीन लेता हूँ। तुम इसे निगलना चाहते हो? भाड़े का कप्तान अब कांपने लगता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ताकतवर होऊंगा। वह घुटनों पर गिरकर कहता है, कृपया हम बात कर सकते हैं, सारे कोर तुम्हारे हैं। लेकिन मुझे उसकी बकवास सुनने का मन नहीं। मैं उसे एक मुक्का मारता हूँ। वह तुरंत दया की भीख मांगने लगता है, फिर सेफ खोलता है और बीस्ट कोर का ढेर मेरे सामने रख देता है। मैं उसे लेकर अंडरग्राउंड वॉल्ट में जाता हूँ और कहता हूँ, मुझे पता है तुम्हारे घर में इससे भी ज्यादा कोर हैं। कोई चालाकी मत चलना, वरना मैं तुम्हारे सैनिकों को तुम्हारे और डॉक्टर चेन के सारे गंदे राज बता दूंगा। फिर ये बंदूकें तुम्हारी तरफ मुड़ जाएंगी। ये सुनकर भाड़े के सैनिक घबराकर पसीना पसीना हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी भाड़े के कप्तान का शरीर अचानक फिसलन भरा हो जाता है। वह झुककर ईल मछली की तरह जमीन पर सरकने लगता है और चिल्लाता है, उसे मार दो। सैनिक मुझ पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन जब धुआं छंटता है, मैं पूरी तरह सुरक्षित खड़ा होता हूँ। ये देखकर कप्तान डर के मारे रेंग कर भागने लगता है। गोलियां लगातार मेरे पंखों से टकराती हैं और चिंगारियां उड़ती हैं, लेकिन मैं उसे भागने नहीं देता। मैं हवा से एक गोली पकड़ लेता हूँ और उंगली से झटकते ही उसे कप्तान के पैर पर मार देता हूँ। गोलियां अभी भी मेरे शरीर पर बरस रही हैं, लेकिन कुत्ते चेहरे वाला कप्तान चिल्लाता रहता है, फायर करते रहो। अब मेरा समय बर्बाद हो रहा है। मैं सीधे हवा में छलांग लगाता हूँ और भाग रहे भाड़े के कप्तान को पकड़ लेता हूँ। फिर सैनिकों को बताता हूँ कि उसने और डॉक्टर चेन ने कैसे गंदे काम किए हैं। कुछ सैनिकों को पहले से शक था, अब वे गुस्से से भर जाते हैं। उसी समय एक स्नाइपर राइफल मेरी ओर निशाना साधती है। वह इतने समय से सब देख रहा था, फिर भी उसे समझ नहीं आया कि ये गोलियां मुझ पर बेकार हैं। मैं अपने पंख फड़फड़ाता हूँ
और तोप के गोले की तरह उसकी ओर उड़ता हूँ। पलक झपकते ही मैं उसे पकड़ लेता हूँ और उसका सिर उड़ा देता हूँ। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, और कोई कोशिश करना चाहता है? ये सुनकर कोई भी सैनिक आवाज तक नहीं करता। मुझे पता है, इन सैनिकों को भाड़े के कप्तान और प्रोफेसर ने धोखा दिया था। सबसे घिनौनी बात यह थी कि प्रोफेसर ने जानबूझकर कहा था कि बीस्ट कोर जहरीले होते हैं और उन्हें केंद्रीय प्रोसेसिंग के लिए जमा करना चाहिए। अब सब समझकर सैनिक पछताने लगते हैं, लेकिन भाड़े का कप्तान यह जानकर सफेद पड़ जाता है कि उसका अंत आ गया है। बाद में मैं अंडरग्राउंड वॉल्ट से सारे बीस्ट कोर ले लेता हूँ, फिर एक मुट्ठी कोर कप्तान की लाश पर रख देता हूँ और कहता हूँ, अगली जिंदगी में अपने भाइयों के साथ बांटना याद रखना। इसके बाद मैं पूछता हूँ, किसी को कुत्ते के घोंसले का पता है जो मुझे खजाने की जगह बताएगा? ये 14 कोर उसके हैं। एक सुअर चेहरे वाला आदमी स्वयं सेवा करता है। वह मुझे पहाड़ की चोटी पर बने विला तक ले जाता है। अंदर कदम रखते ही मैं देखता हूँ, वहाँ लाशों का ढेर लगा है, लेकिन कोई दांत या पंजों के निशान नहीं। ये काम किसी इंसान का है। बाथरूम में मैं देखता हूँ कि एक गोरिल्ला मैन एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैं पिगफेस से पूछता हूँ, क्या यह भाड़े के कप्तान का बेटा है? गोरिल्ला मैन हमें देख लेता है और तिरस्कार से हंसता है। ओह, एक पंखों वाला अजीब प्राणी। क्या हुआ? हीरो बनकर लड़की बचाने आए हो? पीछे से लड़की रोते हुए कहती है, मुझे बचाओ। पिग फेस उसकी आवाज पहचान लेता है। वह सच में कुत्ते चेहरे वाले कप्तान का बेटा है। गोरिल्ला मैन भी पिग फेस को पहचान लेता है और मुस्कुराकर कहता है, इसे खत्म करने के बाद तू भी दावत में शामिल हो जाना। फिर वह घमंड से कहता है, लगता है मेरा इवोल्यूशन पूरा हो चुका है, तुम मुझे पहचान भी नहीं पाए। मैं शांत स्वर में पूछता हूँ, अपने पिता के छिपे कोर में से कितने खाए? वह लापरवाही से कहता है, बस 27। अगर सारे सैकड़ों खा लेता तो मैं इनविंसिबल होता। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ, तो फिर तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। अचानक गोरिल्ला मैन को महसूस होता है कि कुछ उसके पास से गुजरा है। फिर दर्द महसूस होते ही वह चीख उठता है। अब मुझे पता चल जाता है कि वह लड़ने लायक नहीं बचा। मैं चाकू जमीन पर फेंक देता हूँ और लड़की से कहता हूँ, अब यह चाकू तुम्हारा है, तुमने जो करना है करो। अगले ही पल खून चारों ओर फैल जाता है और गोरिल्ला मैन स्वर्ग से धार जाता है। फिर मैं अंदर वाले दरवाजे को जोर से लात मारकर तोड़ देता हूँ। कुत्ते चेहरे वाले कप्तान के रिश्तेदार गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, कौन सा जंगली कुत्ता है जो हमारे दरवाजे को लात मारने की हिम्मत कर रहा है? तुझे पता भी है ये किसका इलाका है? बेवकूफ लड़के। वे बिना कुछ सोचे मुझ पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन गोलियां मेरे शरीर से टकराकर ऐसी आवाज करती हैं जैसे लोहे की प्लेट से टकराई हो। ये देखकर सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम लोगों को मारने में मुझे जरा भी अपराध बोध नहीं होगा। कुछ ही पलों में मैं सभी को जमीन पर गिरा देता हूँ। फिर मैं बाहर से अंदर आती उस लड़की की ओर देखता हूँ और कहता हूँ, अब ये सब तुम्हारे हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें जलती हुई नफरत भी है। आखिरकार मैं उनके वेयर हाउस तक पहुंचता हूँ। अंदर जाकर देखता हूँ, वहां अनगिनत बीस्ट कोर पड़े हैं। तभी मुझे समझ आता है, मेरी पिछली जिंदगी में जिनके पास हथियार थे, उनके पास हमेशा सबसे ज्यादा ताकत क्यों थी। ये जगह एक विशाल हॉल जैसी है। मैं लड़की से कहता हूँ, याद रखो, उन लोगों के शरीर में भी बीस्ट कोर हैं, उन्हें निकालो और निकल जाओ। जिंदा रहने का यही एक मौका है। वह बिना हिचकिचाए खोर निकल जाती है। उस पल से मेरी नजरों में सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, ताकत हासिल करना और कत्लेआम। ये सब देखकर पिग फेस आदमी कांपने लगता है, क्योंकि इस नरभक्षी दुनिया में लोग धीरे धीरे इंसान रहे ही नहीं जाते। सब खत्म करने के बाद मैं तुरंत पांडा को ढूंढने वापस लौटता हूँ, लेकिन जब मैं छत पर पहुंचता हूँ तो पांडा गायब होता है। दीवार पर गहरे पंजों के निशान देखकर मेरे मन में एक बुरा ख्याल आता है। मैं बुदबुदाता हूँ, बच्चे पालना सच में बहुत झंझट का काम है। मैं तुरंत उजड़े हुए शहर के ऊपर उड़ने लगता हूँ और पांडा को ढूंढते हुए लगातार उसका नाम पुकारता हूँ। खंडहरों में छिपे शरणार्थी मुझे देखकर सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मेरी आवाज कुछ और ही चीजों को आकर्षित कर लेती है। अचानक एक ताकतवर म्यूटेंट कुत्ता मेरी ओर दौड़ता है। उसके हमले के सामने मैं जरा भी नहीं बचता। बस एक बिजली का झटका और वह तुरंत भुनकर मर जाता है। मैं उस पांडा को ढूंढता रहता हूँ जिसने अनगिनत बीस्ट कोर खा लिए थे। तभी एक अंधेरी गुफा में अचानक अनगिनत हरी चमकती आंखें दिखाई देती हैं। मेरी शक्तिशाली संवेदन शक्ति महसूस करती है कि कोई मुझे छिपकर देख रहा है। मैं एक बिजली का झटका छोड़ता हूँ और पास का एक मेंढक जैसा म्यूटेंट आदमी तुरंत जमीन पर गिर जाता है, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ पांडा को ढूंढना है। मैं फिर उसका नाम चिल्लाता हूँ और कहता हूँ, वापस आ जाओ। जैसे ही मेरी आवाज गूंजती है, अचानक एक विशाल भालू तेजी से मेरी ओर दौड़ता हुआ आता है। दोस्तों, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बस एक रेड हार्ट कमेंट कर दो। लेकिन जाने से